Jones. Namaskar. Welcome to ETC Online. Today we are going to discuss about concepts of Income Tax Act 1961. होता क्या है, टीचर ये कॉन्सेप्ट छुड़वा देते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स समझने में। उन्हें लगता है इनकम टैक्स बहुत टफ है, बट ऐसा है नहीं। हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, इस वजह से हमें एक्ट समझ नहीं आता है। बट हम आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं जिससे कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनकम टैक्स टफ नहीं है, बट हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो चलिए आज हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि आप या मैं या कोई और इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। इसे चार्ज करने के लिए बाकायदा अथॉरिटी चाहिए, जो कि कौन है हमारे देश में? गवर्नमेंट ही टैक्स चार्ज कर सकती है। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ टैक्सेस ही है जिनसे गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है, और गवर्नमेंट कुछ करती धरती नहीं है। सिर्फ टैक्स लगाया, पैसा लिया और उन्हें इन्वेस्ट कर दिया या उन्हें खर्चा कर दिया, इम्प्रूवमेंट में लगा दिया देश के। बट ऐसा नहीं है। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकार के सोर्सेज क्या है इनकम के लिए? तो मेजर 7 सोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये कंपनीज पे लगता है @25%। ये 25% की रेट से कंपनीज पे चार्ज होता है। अब आप कहेंगे कि कंपनीज के लिए अलग से एक्ट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसी का ये पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। इसके अंदर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक आएगा तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कंपनी पे लगता है और 25% से। और ये जो 25% है, ये पैसा किसके पास जाता है? सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास। तो यानी सोर्स ऑफ इनकम हो गया गवर्नमेंट का। दूसरा है GST। बहुत सुनने में आता है GST। इसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? गुड्स के ऊपर सेल करने पर, गुड्स परचेज करने पर और सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस इतना सही है, इतना कोई बवाल नहीं है ये। जैसे हम होटल गए, वहाँ हमने खाना खाया तो हम वहाँ सर्विस टैक्स पे करते हैं। ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ हमने कुछ ख़रीदा तो GST पे करते हैं हम। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड इज़ कस्टम ड्यूटी। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? ये होता है इम्पोर्ट पे चार्ज होता है। आप कहेंगे इम्पोर्ट क्या होता है? जब हम बाहर से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से कोई सामान परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। और इम्पोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। तो जो भी हम इम्पोर्ट ड्यूटी पे करते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो ये भी हमारा एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे हम आराम से कंप्लीटली और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इसको इतना समझ लेते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट का सोर्स है। अब फोर्थ टॉपिक है इनकम टैक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके लिए बाकायदा एक्ट बनाया हुआ है। इसमें जो भी इनकम होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है और वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। अब लोग कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स को बंद क्यों नहीं कर देते? बट ये अब आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स जिस पर 25% कंपनीज पे टैक्स लग रहा है, ये इसी का पार्ट है। तो हमें 25% टैक्स तो कंपनी से ही मिल जाता है। यानी कि इनकम टैक्स को हम इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकते। हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसे बंद 3 से 4% में भी काफ़ी अच्छा अमाउंट जनरेट हो जाता है। तो इसे बंद करना समझदारी नहीं है। इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बट बंद करना किसी भी तरीके से समझदारी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 तरह के टैक्स देखे तो यही 4 तरह के टैक्सेस हमें समझ में आते हैं कि है ना, गवर्नमेंट यही टैक्सेस से पैसा जनरेट करती है। बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट पैसा जनरेट कर लेती है। जब इन 4 सोर्सेज से पैसा जनरेट नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट आगे जाती है, आगे बढ़ती है और उस तरीके से पैसा जनरेट करती है। तो उसके अगला देखते हैं हम क्या है, डेट रिसीट। डेट मतलब उधारी, किसी से पैसा उधार लेना। जब हम पैसा उधार ले सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ले सकती? ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट लोन भी लेती है।
गवर्नमेंट लोन से पैसा जनरेट कर लेती है, गवर्नमेंट हमें लोन देती है ज़रूरत पड़ने पे, तो गवर्नमेंट खुद भी तो लोन ले सकती है ज़रूरत पड़ने पर, तो गवर्नमेंट लोन ले लेती है। और फिर बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तो ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसा उधार ले लेती है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने जो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, सबसे पहले हम उनसे पैसा लेते हैं। ऐसे गवर्नमेंट करती है, सबसे पहले अपने क्लोज रिलेटिव यानी आरबीआई से पैसा ले लेती है। जब यहाँ कमी पड़ जाती है, यहाँ से भी काम नहीं चल रहा है पैसे का, ये सारे सोर्सेज हो गए, ये भी लोन भी ले लिया, आरबीआई से पैसा ले लिया, अब भी पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है, जिन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। ये क्या होता है, पब्लिक में इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, और इसमें पब्लिक अपना पैसा लगाती है और उन्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और पब्लिक के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अमाउंट का पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, और एक हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। पब्लिक का भी फ़ायदा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा। तो ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने देखा आरबीआई से पैसा लिया, फिर भी कमी पड़ गई, लोन ले लिया, कमी पड़ गई, बॉन्ड्स इशू कर गए, कमी पड़ गई, टैक्सेस का पैसा भी कम पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर जाकर आउट ऑफ इंडिया से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे लोन ले लेती है। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, तो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। हमने भी यहाँ देखा कि भाई हम अपने क्लोज रिलेटिव से पैसा ले रहे हैं, जब हम भी तो ऐसे करते हैं, क्लोज रिलेटिव से पैसा नहीं मिल रहा तो हम बाहर जाकर और जो लोग हैं उनसे पैसा लेना चालू कर देते हैं, जिनसे हमारे अच्छे रिलेशंस है। वो हमारे क्लोज रिलेटिव नहीं है, बट वो उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, उनकी गुडविल अच्छी है और हमारी भी उनसे अच्छे रिलेशन है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट भी पैसा उधार ले लेती है। ठीक है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें बिल्कुल वैसे ही हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उन्हीं तरीक़ों से पैसा जनरेट करती है। तो इसके डेट यानी उधार का पैसा इन 4 तरीक़ों से गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। एक आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट उधार नहीं है, कैपिटल रिसीट है, यानी जो उधार का पैसा नहीं है लेकिन कैपिटल रिसीट है। जैसे कि लोन दे दिया हमने किसी को, जिस तरह से हम लोन लेते हैं ऐसे हम लोन भी तो दे सकते हैं। लोन देने पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो वो भी हमारी इनकम बन जाती है, तो लोन के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ लोन दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट के पैसे को हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि कुछ अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट कर देना और उससे भी प्रॉफिट जनरेट होता है, वो कहलाता है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। यानी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। हम भी तो ऐसे करते हैं, घर बनाया, किराए पे चढ़ा दिया, उसकी इनकम आई, उससे हमने शेयर मार्केट में लगा दिया। सेम वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी करती है, कुछ पैसा डिसइन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अदर्स। अदर्स क्या होते हैं, उधार का नहीं होगा, ये कैपिटल रिसीट होगी। कैसे, जैसे कि अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला था पाकिस्तान गवर्नमेंट में। इमरान खान जी ने क्या किया, उनकी कार्ड्स पड़ी थी जो काम में नहीं आ रही थी, तो उन गवर्नमेंट ने क्या किया, वो कार्ड्स सेल आउट करना चालू कर दिया और उसे पैसे से पाकिस्तान के डेवलपमेंट में पैसा लगाना चालू कर दिया। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी अपने फिक्स एसेट्स को जो कि यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उन्हें सेल आउट कर देती है और वो पैसा देश के विकास में लगा देती है। तो अदर सोर्सेज के थ्रू भी, लेकिन कैपिटल रिसीट्स होनी चाहिए, उनके थ्रू भी पैसा जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस के अलावा और कौन कौन से रेवेन्यूज़ जनरेट हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरेस्ट। हमने यहाँ देखा लोन ले लेती है, ये डिसइन्वेस्टमेंट, इनसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यानी इस तरह की चीज़ों से हमें इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, ये कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स नहीं है बट रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, तो लोन और डिसइन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, ये भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड है डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम PSUs। PSU क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ यूनिट्स बनाती है जिनमें पब्लिक को कहती है कि मैं भी पैसा लगाऊंगी, यानी गवर्नमेंट भी पैसा लगाएगी और आप भी पैसा लगाओ। तो इसमें पब्लिक भी अपना पैसा लगाती है और गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है। और आपको पता होगा कि कंपनीज में हमेशा शेयर होल्डिंग्स होती हैं, तो इसमें 51% या उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग्स होते हैं और उससे कम बाकी रेस्ट जो होंगी वो पब्लिक की होगी। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है इसकी ओनर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी PSU जो है
क्योंकि इसकी 50% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट की कंपनी कहते हैं हम। तो उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, वो भी गवर्नमेंट के इनकम हो गया। और उस पीएसयू ने जो प्रॉफिट कमाया उसका 51% शेयर भी गवर्नमेंट का है, तो वो प्रॉफिट का 51% शेयर भी गवर्नमेंट का हो गया। यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो डिविडेंड मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ठीक है। और फिर एक आता है एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या होते हैं? हमने कुछ बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया से ग्रांट्स ले ली, उससे भी पैसा जनरेट किया जाता है। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से पैसा जनरेट करती है। और यहाँ पे अदर क्या है, स्कोप छोड़ दिया जाता है कि अगर इन सब तरीक़ों से भी पैसा जनरेट नहीं हो रहा है तो आप अपना दिमाग लगाकर और भी तरीक़ों से पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स तरीका नहीं है बस इसी से करना है, आप इनमें मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, हो सकता है इन सब तरीक़ा, बाहर वाला हमें लोन क्यों देगा? वो कहेगा कि हमें कोरोना से तो हम खुद परेशान हैं, तो हमें खुद को लोन चाहिए, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आरबीआई के पास पैसा नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास भी पैसे की कमी है, हम कौन कौन से देशों को दें। तो हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इन तरीक़ों से पैसा जनरेट करना मुश्किल हो जाए, तो गवर्नमेंट और भी कई आइडियाज़ निकाल सकती है पैसा जनरेट करने के लिए, मगर मेजर सोर्स जो है वो यही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये तो सारे टैक्सेस हैं और ये तीनों हैं हमारे अदर रिसीट्स। तो ये जो टैक्सेस है इन्हें समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इनकम टैक्स, बताया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स एक ही चीज़ है, तो ये दोनों क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली पे कर रहे हैं। हमें पता होता है हमारा इनकम टैक्स का अमाउंट कितना है, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट कितना है, तो हमें पता होता है कि हमारा टैक्स का अमाउंट कितना है। ये डायरेक्टली हमारी पॉकेट से जाता है, इसलिए इन्हें डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जो पैसा डायरेक्टली हमारे पॉकेट से जा रहा है उन्हें कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, और जो पैसा इनडायरेक्टली हमारे पॉकेट से जा रहा है, अब आप कहेंगे इनडायरेक्टली कैसे जाता है? होटल में गए, बात करी थी हमने, वहाँ हमने खाना खाया, बिल दिया, अब हम देखते हैं कि 100 रुपये की दाल है, उस 100 रुपये में या तो जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होता है, या फिर जब बिल आता है 110 का बिल आया तो वो जो 10 रुपये है वो जीएसटी अमाउंट है। यानी कि हमने जब जीएसटी पे किया 100 रुपये की दाल पे हमने 10 रुपये का टैक्स दिया, 110 रुपये हो गए। टैक्स किसने दिया? कस्टमर ने। रिसीव किसको हुआ? होटल को। ठीक है, लेकिन ये पैसा जाएगा किसके पास? ये जो 10 रुपये का अमाउंट है, ये जो 10 रुपये का अमाउंट है, ये तो गवर्नमेंट की जेब में गया ना। टैक्स देने की लायबिलिटी किसकी थी? होटल की, बट पे किसने किया? कस्टमर ने। यानी कि जो इनडायरेक्टली हमारी जेब से निकल रहा है वो पैसा जो गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, तो इनडायरेक्टली जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जो डायरेक्टली जा रहा है, हमारी इनकम है 1 लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर 10% दिया, तो वो डायरेक्टली हमने दिया है, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। यानी कि जो पैसा डायरेक्टली हमारी पॉकेट से जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं, और जो इनडायरेक्टली हमारे पॉकेट से जा रहे हैं उन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। जो इसका टेक्निकल मीनिंग है उसे हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसे डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझ लो कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। आप फ़ोन बाहर से लेके आते हैं तो कभी आप ये पूछते हैं अरे आईफोन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्टली हमारी पॉकेट से गया है। लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम होता है कि हमारी इनकम के ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी पॉकेट से गया है। बस इतना सा सिंपल सा ही है। यानी ये दो तो टैक्सेस हो गए डायरेक्ट और ये हो गए इनडायरेक्ट। यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं यहाँ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो इन दोनों के अंदर ही आते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स होंगे या इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। इनकम टैक्स जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। पहले इसमें वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, बट अब वो अबॉलिश कर दिया गया है, तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स बचा है, जिसका एक पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम कि और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमने देखा गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है और रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर सोर्सेज से भी पैसा कलेक्ट करती है। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को ये पावर मिली कहाँ से। गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है। आप या मैं
जो भी काम करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है गवर्नमेंट की टैक्सेस चार्ज करने की। यहाँ पे हम इनकम टैक्स से रिलेटेड पोर्शन को उठा रहे हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, उतना हमारा सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। हम सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 265 है, ये क्या कहता है, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स में क्या है, सेक्शंस, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे आर्टिकल्स। ये भी जिस तरह से एक्ट में सेक्शन होते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल 265 दिया गया है अबाउट टैक्सेशन। देखते हैं क्या है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक लॉ में परमिशन नहीं है तब तक आप कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेक्शन 265 ने बोल दिया। अब आर्टिकल 265 ने बोल दिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 246 क्या कहता है। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू लेवी टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लिस्टेड इन शेड्यूल 7, यानी कि शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी गई है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज कर सकते हैं। यानी जिसके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये अथॉरिटी किसके पास है, इनके पास। तो यानी ये लोग ही टैक्सेस चार्ज कर सकते हैं। ये हमें बोल दिया आर्टिकल 265 ने। और ये किस तरह से चार्ज करेंगे, जो कि लिस्टेड है शेड्यूल 7 में। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गई, शेड्यूल 7 टैक्सेस को समझने के लिए। यानी शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। अब लिस्ट देख लेते हैं क्या है। इसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्सेस। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है टू मेक लॉ एंड कलेक्ट टैक्सेस। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, बोथ द गवर्नमेंट हैज पावर टू कलेक्ट टैक्सेस और मेक लॉ। ठीक है, बोथ द गवर्नमेंट हैज पावर। अब लिस्ट 1 को देखते हैं, यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसमें टैक्सेस के बारे में कहाँ कहा गया है, इसमें कहा गया एंट्री नंबर 82 में टैक्स ऑन इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लॉ बनाओ और उस पर टैक्स कलेक्ट करो। तो टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना हक नहीं मांग सकती। ये हमें एंट्री नंबर 82 ने बोल दिया। टैक्स ऑन इनकम पे मांग सकती है मगर एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं मांग सकती। तो यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट का। तो यानी स्टेट लिस्ट ये पावर देती है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो हमारा होगा। अब ये कौन सी लिस्ट में कहा गया है, ये एंट्री नंबर 46 में कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम स्टेट का पार्ट है। ठीक है, हमारे काम का इनकम टैक्स था इसलिए मैंने सिर्फ इनकम टैक्स के एंट्री लिखी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि ये एंट्री नंबर 46 है। तो आप कहेंगे क्या सिर्फ इतने ही है, हमने तो उस वक्त कस्टम भी पढ़ा था, या जिसे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी का वो पढ़ा, हमने एक्साइज देखा है, जीएसटी देखा है, वो सब कहाँ जाता है। तो देखिए 82 में क्या है, टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स का पार्ट है। यानी एंट्री 82 के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर लेगी। ऐसी एंट्री 83 है, वो कस्टम ड्यूटी के ऊपर है। यानी कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो भी टैक्सेस बनते हैं वो कौन चार्ज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 83 के अकॉर्डिंग। इसके जस्ट बाद वाली है। फिर 83 होगी 84। अब 84 क्या कहता है कि एक्साइज जो है उसकी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, यानी एंट्री नंबर 84 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज के ऊपर टैक्सेस ले सकता है यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लिस्ट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेट के पास एक तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर है 42 के अकॉर्डिंग। ऐसे इसके अंदर होता है 51, जैसे यहाँ देखा एक्साइज 84 के अंदर। ऐसे ही कुछ पार्ट ऑफ एक्साइज है स्टेट के अंदर। ये कब से होने लगा, जब से जीएसटी आया है। कुछ पार्ट स्टेट के पास है और कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो स्टेट के पास है वो है एंट्री नंबर 51 के अंदर, एक्साइज ऑन कंजम्पशन ऑफ लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि जो शराब की दुकानें हैं उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको लेने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अभी अनलॉक हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने सबसे पहले शराब की दुकानें खोल दी। क्यों, लीकर शॉप खोलने का फ़ायदा क्या था, क्योंकि उन्हें एंट्री नंबर 51 के अंदर
एंट्री नंबर 51 उन्हें ये पावर देता है कि आप लीकर के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी लिस्ट स्टेट की जो लिस्ट है, लिस्ट 2, वो एंट्री नंबर 51 में स्टेट को पावर दे देती है कि आप भी अपने टैक्सेस जनरेट कर लो आउट ऑफ लीकर। ठीक है, इसीलिए अनलॉक में लीकर शॉप्स खोल दी गई थी, क्योंकि वो स्टेट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ऐसे ही जब हम जाते हैं, हम सुनते हैं टोल चार्जेस स्टेट का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्जेस देते हैं स्टेट का पार्ट है, स्टैम्प ड्यूटी जब भी हम पता है कोई प्रॉपर्टी बेचते खरीदते स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टेट का पार्ट है। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पे टैक्स चार्ज करती है और कुछ पे स्टेट चार्ज करती है। तो वो अलग अलग एंट्रीज के थ्रू बताया गया है, ऐसी अपनी मर्जी से नहीं कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि पेंडेमिक चल रहा है तुम खुश कैसे हो, खुशी चार्ज दो, ऐसे नहीं होता है जब तक वो एंट्री में डिफाइन नहीं है। अगर एंट्री में कोई लूज पोल मिल जाता है उन्हें कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट खुशी चार्ज भी लगा दे। बट फिलहाल हमारे गवर्नमेंट सेंसिबल है, वो ऐसे कोई टैक्सेस लेके नहीं आती है। तो इस तरह के एंट्रीज़ में जो डिफ़ाइन किया हुआ है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें टैक्स लेना है, हमें मतलब गवर्नमेंट को। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलता है। जो होता है उसका एक लॉ बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सारे काम करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जीएसटी। आप कहेंगे इसमें जीएसटी का तो कोई नाम ही नहीं आया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, संविधान जब बनाया गया था, उस आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, तब तक जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये तो अभी आया है। तो उसके लिए क्या किया भाई, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर ही नहीं है, तो मतलब जीएसटी तो आ ही नहीं सकता। तो क्या किया गया, एक आर्टिकल 246A 246 जो कि टैक्स लिस्ट 7 का पार्ट है कि भाई शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है वो केवल टैक्स चार्ज कर सकती है, तो वहाँ पे 246A इंसर्ट कर दिया गया। तो आर्टिकल 246A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेविड इन प्लेस ऑफ वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सम पार्ट अभी हमने देखा, सम पार्ट स्टेट का है, सम यूनियन का है, तो सम पार्ट एट्सेट्रा। यानी कि आर्टिकल 246 जीएसटी को ये पावर दे रहा है कि अब जीएसटी लगेगा वैट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज के सम पार्ट के ऊपर। अब ये इस नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब ये जीएसटी के नाम से जाने जाएंगे। पहले क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जब हमने कुछ सेल किया, मैंने कहीं से कुछ सामान खरीदा, आगे बेच दिया, आगे ने थर्ड वाले को बेच दिया, तो हम सब अपना अपना प्रॉफिट लगा देते थे और अल्टीमेट कस्टमर तक आने तक ये बहुत ज़्यादा 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो जाती थी। तो एक वैट का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि ये जो बीच बीच में टैक्सेस लग रहे हैं ना, इनकी आपको छूट मिलती जाएगी और आप इन्हें अपनी कॉस्ट में से घटा दो, तो कस्टमर को एक सस्ती रेट के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाता था। तो ये वैट का कॉन्सेप्ट अब हट गया है, अब उसकी जगह जीएसटी आ गया है। यानी कि है तो वो अभी भी एग्जिस्टेंस में, लेकिन जीएसटी के नाम से। ऐसे ही सेल टैक्स था, कोई भी चीज़ सेल करोगे टैक्स लगेगा, पहले सेल टैक्स के नाम से लगता था, आजकल जीएसटी के नाम से लगेगा। सर्विस टैक्स हमने देख ही लिया कि हम जब होटल में खाना खाना जाते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है, पहले सर्विस टैक्स के नाम से लगता था, अब जीएसटी के नाम से लगता है। और एक्साइज का भी कुछ पार्ट को जीएसटी का हिस्सा बना दिया गया है और कुछ को अभी भी एक्साइज के नाम से ही चार्ज किया जाता है। तो ये सारी पावर किसने दी, 246A ने। ठीक है, तो ये सारी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर्स, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ये गवर्नमेंट को अधिकार देती है आप टैक्सेस लगाओ, कैसे लगाओ और किन किन चीज़ों पर टैक्स लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्ट बनता कैसे है। तो अब हम देखते हैं कि एक्ट बनता कैसे है। हमने इतने सारे एक्ट सुने हुए हैं, ये एक्ट, वो एक्ट, ये कानून, वो कानून, वो बनता कैसे है। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने कुछ आइडियाज़ ले लेके आते हैं कि हम इस तरह से एक्ट ला सकते हैं, इस तरह से ये कानून ला सकते हैं। तो सिर्फ बोलने से कानून नहीं बनता है, वो एक पेपर पे लिख लेते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं या जो पब्लिक है उनकी ओपिनियन लिए जाती है और उसे ड्राफ्ट के फॉर्म में बना लिया जाता है। यानी कि ओपिनियन लेते हैं एक्सपर्ट्स की या फिर पब्लिक की और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके एक ड्राफ्ट यानी कच्चा चिट्ठा बनाया जाता है। उस कच्चे चिट्ठे में सारे पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं, जिस तरह का एक्ट, जिस तरह का कानून वो लाना चाहते हैं। फिर उनकी ओपिनियन लेकर, एक्सपर्ट्स की और पब्लिक की ओपिनियन लेकर एक कच्चे चिट्ठे को एक बिल्कुल अच्छे फ्रेम में तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है बिल। ठीक है, अब वो एक कच्चा चिट्ठा नहीं है, उसमें एक्सपर्ट्स की राय भी है, पब्लिक की भी है और जिनका आइडिया है उनकी भी है। उन सब ने जो सजेशंस दिए कि इसमें ये सुधार कर दो, ये चीज़ डाल दो, ये वो, इन सबको मिलाकर बिल का रूप दे दिया जाता है। और इस बिल को, ये ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाता है, बिल है किसे,
पार्लियामेंट में दिया जाता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब हमने देखा दो तरह की गवर्नमेंट है, स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है। इन दोनों के लिए अलग अलग तरह का प्रोसीजर है। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो इस बिल को पार्लियामेंट में पास करेगी, जिसे हम कहते हैं संसद। हम सुनते हैं ना संसद में है ना ये हुआ, संसद में वो हंगामा हो गया, आज स्पीकर के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, तो वो सब कुछ होता है पार्लियामेंट में, जिसे हम संसद कहते हैं। और इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को नहीं है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बिल है जिसमें वो सजेशंस लेके आई है नए कानून के लिए, वो बिल पार्लियामेंट में पेश करती है, जो कि करंट गवर्नमेंट है वो। अभी कौन सी है? बीजेपी, एनडीए की सरकार। तो एनडीए की सरकार को अगर कोई बिल लेके आना है तो वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश करेगी। पार्लियामेंट में क्या होता है? दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम कह देते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को हम क्या देते हैं? अपर हाउस, ठीक है। अब ये दोनों हाउसेस इस बिल के ऊपर चर्चा करते हैं, जब हम देखते हैं हंगामा करते हैं, तो वो इस तरह का हंगामा या चर्चा होती है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ देम पास कर देते हैं उसे। अगर मेजॉरिटी ने इस बिल को पास कर दिया तब तो वो बन जाएगा कानून। अगर इन्होंने पास नहीं किया तो नहीं बनेगा। तो क्या सिर्फ इनके पास कर देने से कानून बन जाता है? नहीं, इन्होंने पास कर दिया, अब वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास जाएगा। अब वो उसको देखेंगे, समझेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ भैया ठीक है, तो अपनी अप्रूवल दे देंगे, सिग्नेचर मार देंगे, तो वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, इसमें ये पॉइंट गलत है, या इसमें आप ये चेंजेस करो, तो वो फिर से ये भेज सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं तुम इसके ऊपर फिर से विचार करो। फिर से लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर बहस होती है कि इसमें ये चेंजेस करते हैं, वो ये वो, और फिर मेजॉरिटी उसको पास करके हो सकता है प्रेसिडेंट के सुझावों को माने, या फिर हो सकता है प्रेसिडेंट के सुझावों को ना माने। ये इनके दोनों के ऊपर है। या तो वो मान लेते हैं तब तो उसमें चेंज कर दिया जाएगा और चेंज फॉर्मेट प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं नहीं हम तो ये सुधार नहीं कर रहे या ये सुधार की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे करके फिर से प्रेसिडेंट के पास वो पुराना वाला ही बिल भेज देते हैं, तो अब प्रेसिडेंट के पास में ये पावर नहीं है कि उसे रिजेक्ट कर दें। प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार पावर रखता है कि वो फिर से है ना पुनर्विचार करने का ऑप्शन दे, सेकंड टाइम नहीं होता है। अब सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को वो अप्रूव करना ही पड़ेगा और एक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में भेजेगा, दोनों सदन इसको पास करेंगे, पास करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो अप्रूवल देगा और एक्ट बन जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट भी इसी तरीके से बना है। यहाँ पे मेजॉरिटी को पास करना होगा, ऐसे नहीं कि मेजॉरिटी नहीं है तो वो बिल पास नहीं होगा। अब देखते हैं स्टेट में क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे यहाँ बनी हुई है पार्लियामेंट, यहाँ बना हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम कहते हैं विधानसभा, इसे कहा जाता है विधानसभा। ये हर स्टेट में होती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें दो सदन बैठेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो काउंसिल है ये हर स्टेट में नहीं होती है, ये आपको बिहार में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, हर जगह नहीं है। अब इन दोनों में पास हो गया, अगर जहाँ काउंसिल है वहाँ इनकी भी सजेशन ले लिए जाते हैं, अगर नहीं है तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे रूलिंग पार्टी भी बैठी है, अपोजिशन भी बैठा है, वो डिसीजन लेते हैं कि बिल को पास करना है या नहीं करना है, एक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो वो अगर देख लेते हैं कि हाँ मेजॉरिटी अग्री कर देती है, तो वो अप्रूवल के लिए जाती है गवर्नर के पास। यहाँ किसके पास गई? प्रेसिडेंट। यहाँ जाती है गवर्नर के पास, जिसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट साहब होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर साहब ने अगर अप्रूवल दे दी तो वो बन जाएगा एक्ट, अगर नहीं दी तो नहीं बनेगा, सिंपल एज दैट। तो इस तरह से स्टेट और सेंट्रल के अंदर एक्ट बनते हैं। ये तो हो गया मेन जो एक्ट हमारा बन के आया है हमारे सामने, वो किस तरह से बनता है। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स में बहुत सुनने को मिलता है, अमेंडमेंट्स आ गए, चेंजेस आ गए। अब हम ये देखते हैं कि वो अमेंडमेंट और चेंजेस कैसे आते हैं। आपको लग रहा होगा इसी तरह से आते हैं, ऐसे नहीं आते, थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। अब हम वो देखते हैं अमेंडमेंट्स कैसे चेंज आते हैं। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स में अमेंड कैसे आते हैं, जो हम हर साल सुनते हैं अमेंड आ गया, कोर्स चेंज हो गया, कोर्स चेंज हो गया। कोर्स चेंज नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से या प्रोविजन से उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो देखते हैं वो चेंजेस आते कैसे हैं। तो होता क्या है, कोई भी अमेंड लाने के लिए
सरकार को सबसे पहले बजट पेश करना होता है। हम हर साल सुनते हैं कि भाई बजट आया, बजट आया, यानी कि जो अमेंडमेंट्स हैं, यानी जो बजट है, ये एनुअली आता है। हर साल जो गवर्नमेंट है, यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी कौन है, श्रीमती सीतारमन, वो बजट पेश करती है। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो अगर इनकम टैक्स में क्या होगा, सबसे पहले बजट पेश किया जाएगा कि भैया हम ये, उसे कहते हैं फाइनेंस बिल, हम ये अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं फाइनेंस बिल के अंदर। इसमें पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए क्या कहता है, फिस्कल एरियाज। फिस्कल एरिया क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी कि इसे कह सकते हैं हम, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर्स, कि हम इस साल कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं, हेल्थ में कितना, इंफ्रा में कितना, और एजुकेशन में कितना पैसा खर्च कर रही है, उसका पूरा डिटेल होगी फिस्कल एरिया के अंदर। वो बजट तैयार किया जाता है पहले, ठीक है। जिस तरह से हम घर में बजट तैयार करते हैं ना, गवर्नमेंट भी उसी तरह से एक बजट तैयार करती है, बट वो पूरे देश को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। हम घर के हिसाब से बनाते हैं, वो पूरे देश के हिसाब से बनाती है, उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। इसमें पार्ट ए में डाल दिया कि भाई एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ करने, और पार्ट बी में होता है डिटेल टैक्स प्रपोजल्स, कि हम टैक्सेस में क्या क्या चेंज लेके आने वाले हैं। इसमें क्या, सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता है, इसमें इनकम टैक्स हमने समझ लिया डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ये इनडायरेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ पर इनमें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों, इन दोनों के जो अमेंडमेंट्स है गवर्नमेंट अपनी फाइनेंस बिल में लेके आती है। देखते क्या होता है, विच कंटेन्स अमेंडमेंट्स सॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एरिया ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक साथ ही फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट्स लेके आ जाती है। अगर एक एक करके लाएगी, पहले डायरेक्ट टैक्स के लिए उसके लिए हंगामा करो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए उसके लिए हंगामा करो, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है टाइम भी बचेगा और हंगामा भी एक बार में हो जाना है जितना होना है। तो फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट एक साथ ही जो भी अमेंडमेंट लाने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक साथ फाइनेंस बिल में लेके आ जाती है। फिर वो दोनों हाउसेज में प्रेजेंट किए जाते हैं। हाउसेज कौन, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो राज्यसभा और लोकसभा में वो प्रेजेंट कर दिया जाता है, बोथ द हाउसेज की अप्रूवल ले ली जाती है। ये दोनों हाउसेज इसको पास कर देते हैं, फिर ये वही सेम प्रोसीजर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, वो अपनी अप्रूवल देंगे और फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सेम ही है, बस इसमें इतना सा हमें समझने की बात है कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ बिल के फॉर्म में आ रहा था, वो फाइनेंस बिल के नाम से आता है और वो एनुअली आता है बजट। वहाँ ड्राफ्ट था, यहाँ तो ड्राफ्ट नहीं, यहाँ पूरा पक्का बजट है हमारे पास। तो बजट बनाया जाता है, फाइनेंस बिल का रूप दिया जाता है उसको। बजट का रूप कैसे दिया जाएगा, वही एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन लेकर उसे एक फाइनेंस बिल का रूप दे दिया जाएगा। उसमें हम खर्चे बता देंगे, हमारे पैसे कहाँ से आएंगे वो बता देंगे हम, और उसके बाद में उसको दोनों हाउसेस में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, दोनों हाउसेस पास कर देंगे, प्रेसिडेंट साहब अप्रूवल दे देंगे, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड आता है, जो कि हर साल लेके आया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनकम टैक्स को समझने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स किस तरह से चार्ज किया जाता है और क्या प्रोसीजर है इसके लिए। तो गवर्नमेंट के पास में सिर्फ टैक्सेस ही नहीं होते, वो हेल्थ के लिए भी काम करती है, इंफ्रा के लिए भी, टैक्सेस के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। तो अलग अलग इनके लिए मिनिस्ट्रीज़ बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया हुआ है, ये देखता है कि हमें टैक्सेस कैसे लेने हैं। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये देखता है कि रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के काम को आसान करने के लिए एक बोर्ड बना दिया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CBDT। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे इनकम टैक्स में। तो इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है उसके पास अथॉरिटी है इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्या रूल्स होंगे, कैसे उन्हें फॉलो करवाया जाएगा। इनकम टैक्स की सारी पावर CBDT के पास होती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अथॉरिटी बना दी, उसका नाम दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमने सबने सुन रखा है और हम डरते भी बहुत हैं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर स्टेट में होता है और ये ये CBDT के अंडर में काम करता है। आपने वो मूवी देखी होगी रेड, उस रेड मूवी में क्या होता है, अजय देवगन बताता है कि भाई अगर CM का कॉल आएगा तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ये रेड ना तो रुकेगी, ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन अगर PM का कॉल आ गया, प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ गया, उन्होंने कह दिया रिटर्न में, वो भी रिटर्न में कह दिया कि ये रेड रोक दो,
उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमने इंदिरा गांधी देखी थी। अगर इंदिरा गांधी ने कह दिया तब तो मैं रेट आज की आज अभी के अभी इसी मोमेंट पर रोक दूंगा। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? सीबीडीटी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके अंडर काम कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। यानी कि सारा पावर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए अजय देवगन ये बात उस मूवी में बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है। और इसी तरह से दूसरी यूनिट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CBIC। ये पहले हुआ करता था CBEC। ये CBEC क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब हमने देखा एक्साइज के हटा के, कुछ पार्ट को हटाकर GST ले आए, इसीलिए अब ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कैसे काम करना है, कैसे लेवी करना है, किस तरह से रूल्स बनाने हैं, ये CBEC दे। ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, जब हम GST पढ़ाएंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो CBDT देखा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है इनके कंट्रोल में। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बेहतरी से काम करने के लिए कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखते हैं। पहला है इनकम टैक्स रूल 1962। ये क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। ये अभी है 1961, ये हमें पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें पढ़ना है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये अभी हमने देख लिया किस तरह से ये बनता है। पार्लियामेंट में जाता है, दोनों हाउसेस पास करते हैं, प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है, फिर ये बनता है। अमेंडमेंट्स भी इसी तरह से आते हैं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट तो बन गया, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पर फ्रेम में नहीं आई होती है, या फिर जो कि इनकम टैक्स एक्ट को अप्लाई कराने के लिए ज़रूरी है। यानी कि इनकम टैक्स रूल आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कहलाते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये इनकम टैक्स एक्ट के लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनका एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे कि हम ITR फॉर्म्स होते हैं, इतने सारे अवेलेबल है। अब हमें क्या पता हमारा कौन सा है? वो डिफाइन किया होगा IT रूल्स के अंदर। डेट्स है, पेनल्टीज़ है, वो कहाँ बताया गया? IT रूल्स के अंदर। इस तरह से ये रूल्स है। ये कौन इशू करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। ये तो हमने देख लिया एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया है, लेकिन रूल्स है ये CBDT लेके आता है। गवर्नमेंट कहती है हमने एक्ट बना दिया, अब उसके रूल्स क्या होंगे? CBDT तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम रूल्स बनाते रहो भाई, हमारा काम हो गया। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, तुम्हें पर्टिकुलरली इनकम टैक्स के लिए बनाया गया तो लग जाओ काम पे। तो क्या करते हैं? ये रूल्स बना देते हैं कि जो एक्ट में प्रोविजन है उनको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो ये इशूड बाय, इसे ऐसे समझ लेते हैं, इशूड बाय CBDT, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स आर इशूड बाय CBDT, ठीक है। और ये सब पे बाइंडिंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन। अब इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल देख के कॉलेज का, हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कॉलेज में जब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं? नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं भैया 2 दिन की छुट्टी है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कॉलेज आने की बहुत आदत होती है, तो वो क्या करते हैं? 2 दिन की छुट्टी, अब सैटरडे संडे फिर है 2 अक्टूबर सपोज़, तो वो क्या कहेंगे कि भाई सर ने लिखा है 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे हो गए, यानी 2 अक्टूबर को कॉलेज आना है। अब बैक बेंचर्स है जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो ये कहेंगे कि भाई 2 अक्टूबर तो नेशनल हॉलीडे, फिर हम क्यों आएंगे? तो इस वजह से इस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं 2 दिन की छुट्टी का मतलब सैटरडे और संडे हो गया, 2 अक्टूबर को कॉलेज आओ। बैक बेंचर्स कहेंगे नहीं भैया हम तो नेशनल हॉलीडे पे नहीं आने वाले। अब ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल के पास जाया जाएगा कि सर जो आपने नोटिस लगाया है इसमें 2 दिन की छुट्टी का मतलब क्या है कि सैटरडे और संडे और फिर 2 अक्टूबर को आओ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि संडे तो भाई वैसे ही हमें पता है कॉलेज ऑफ रहते हैं, वो तो इम्प्लाइड है, तो उन्हें
उसे हम उस 2 दिन की छुट्टी में काउंट क्यों करेंगे? इस 2 दिन का मतलब है सैटरडे प्लस 2 अक्टूबर, संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है। तो इस तरह से वो एक क्लैरिफिकेशन देते हैं और इसको छुट्टी वाली बात को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल सब क्या करते हैं, तुम्हारी तो छुट्टी है 2 तारीख की, लेकिन स्टाफ जो है उनके टीचर्स है, लेक्चरर्स है, उनको बोल देता है कि 2 अक्टूबर को स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे लेकिन आप लोगों को आना है क्योंकि हमें ये काम है। ठीक है, कई बार क्या होता है नेशनल हॉलीडेज़ पे टीचर्स को कॉलेज में बुला लिया जाता है। तो अब ये वाली बात स्टूडेंट्स को थोड़ी बताई जाती है कि भाई 2 तारीख को कॉलेज तो खुलेगा लेकिन तुम्हारी छुट्टी है, टीचर्स आएंगे, ऐसा बताया नहीं जाता है, सिर्फ स्टाफ को बता दिया जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यहाँ का, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन का। जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा है छुट्टी का, वो हो गया नोटिस। जब गवर्नमेंट को भी कोई, अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स आगे आगे एक्सटेंड होती चली गई, उसके लिए क्या निकाला, नोटिफिकेशन, कि भैया अब इनकम टैक्स की साइट है, हम देख चुके हैं www.incometaxindia.gov.in, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। उस साइट के ऊपर वो नोटिफिकेशन इशू कर देता है, एक नोटिस लगा देता है कि डेट आर एक्सटेंडेड। क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, जो हमने देखा छुट्टी को बताया कि 2 तारीख को आना है, क्लैरिफिकेशन दे दिया प्रिंसिपल साहब ने बाकी स्टूडेंट्स को। ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्लैरिफिकेशन दे देती है कि अगर किसी को, पब्लिक को कोई कन्फ्यूजन होता है, क्वेरी आती है, तो वो डिपार्टमेंट के पास में क्वेरी भेजते हैं और उस क्वेरी के लिए डिपार्टमेंट एक क्लैरिफिकेशन निकाल देता है जिसे क्लैरिफिकेशन के नाम से इशू किया जाता है, तो वो कहलाता है क्लैरिफिकेशन। ठीक है, सेकंड है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, जैसे हमने देखा सिर्फ स्टाफ को बताया गया था कि भाई 2 तारीख को आना है, ऐसे ही सर्कुलर भी गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये डिपार्टमेंट, ये उनका स्टाफ है, इस स्टाफ को वो बताया जाता है, सर्कुलर दिया जाता है कि भैया आपको ये प्रोविजंस इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट पे इशू हो गया, डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग फोर्स है, डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा। जिस तरह से कॉलेज में स्टाफ को बोल दिया आना पड़ेगा 2 तारीख को, तो उनको आना ही पड़ेगा। इस तरह से डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग फोर्स है ये, और पब्लिक के लिए बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। अगर इसको फॉलो करना चाहे तो कर ले, अगर उनको अपना फ़ायदा दिखता है, एडवांटेज मिलती है कोई, तब तो वो उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। यानी कि इसमें 2 चीज़ें हैं मेन कि ये तो डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है और डिपार्टमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि उन्हें सर्कुलर में जो कहा गया वो तो मानना ही मानना पड़ेगा। पब्लिक के लिए अगर फेवर में है तब तो वो सर्कुलर में दी हुई चीज़ों को मान लेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है जजमेंट। अब जजमेंट का मतलब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसमें 3 तरह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो हमें पता ही है, ये तो जनरली काम करते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स में एक और है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल एक बनाई गई है जिसमें सबसे पहले ITO के पास केस जाता है, फिर कमिश्नर के पास जाता है, फिर इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। वहाँ से भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से भी नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से ये केसेस कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट्स में लेके जाया जाता है अपील के थ्रू। हमें अपील फाइल करनी होती है इसके लिए। तो इनमें डिसीजंस दिए जाते हैं, कुछ केसेस होंगे तो उनके ऊपर डिसीजंस भी आएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो तो ओवरऑल इंडिया पर एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट क्या होती है, स्टेट्स में होती है। ये तो इंडिया में, दिल्ली में है, और ये होती है स्टेट्स के अंदर, ये भी होती है स्टेट्स में। तो हाई कोर्ट और ITAT स्टेट्स में होती है। इनमें कोई डिसीजन दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भी केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ भी हियरिंग्स होती है। यहाँ पे जो केसेस में जो डिसीजन दिए जाते हैं वो सिर्फ उसी स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। इसे कहा जाता है जूरिसडिक्शनल। तो इसे कहते हैं जूरिसडिक्शनल। यानी विद इन द स्टेट्स जो होते हैं, जैसे कि हम राजस्थान वाले हैं, हमारे यहाँ जो राजस्थान हाई कोर्ट है और राजस्थान का ITAT है वो हमारे लिए जुरिडिक्शन है। दूसरी स्टेट्स के लिए वो सिर्फ हाई कोर्ट है और ITAT है। तो अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो राजस्थान वालों को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन
महाराष्ट्र वालों को मानने के लिए वो हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यानी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट या जुरिस्डिक्शनल ITAT ने जो डिसीजन दिया है वो सेम स्टेट के लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन अदर स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो चाहें हाई कोर्ट या ITAT चाहें तो उनको अपने कंसीडर कर सकती है, और अगर वो ना चाहें तो नहीं करेंगी। वो सारा उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, हाई कोर्ट और ITAT के जजेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सभी के ऊपर बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिन्हें समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकम टैक्स को समझने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इनकम क्या क्या होती है इनकम टैक्स के अंदर। अब हम ये समझते हैं कि 1 अप्रैल 1962 को हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो 1 अप्रैल 1962 को एनफोर्स हुआ था। उस टाइम सेक्शन इसमें थे, इट कंटेन्स 298 सेक्शंस प्लस 14 schedules प्लस 23 चैप्टर्स। तो ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें क्या है, 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स है और 23 चैप्टर्स है। ये सब हमें पढ़ना है। अब इसके आगे की क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। वहाँ हम प्रॉपरली इनकम टैक्स एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।